और इस वक्त बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर कुछ साफ होती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ बंटवारे पर महागठबंधन में पेच फंस गया है। कैसे हो सीटों का बंटवारा, यह सवाल महागठबंधन में बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को आरजेडी 7 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं। कांग्रेस की तरफ से 15 सीटों को लेकर दावेदारी की गई है और खबर यह भी है आरजेडी खुद 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेफ्ट को 3 सीट देना चाहती है, कांग्रेस को 7 सीट देना चाहती है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार के पास, पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, एक तरफ एनडीए जहां सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर कमोबेश अब साफ होती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में क्या सीट शेयरिंग का मामला उलझता नजर आ रहा है? देखिए, महागठबंधन में जो है अब तक इंतजार हो रहा था, पहले चिराग पासवान का और मुकेश सहनी का अब भी इंतजार हो रहा है, क्योंकि मुकेश सहनी की बात अब तक नहीं बन पाई है एनडीए में। तो ऐसे में मुकेश सहनी क्या करते हैं इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जहां तक महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की बात है तो कांग्रेस पार्टी डिमांड ज़्यादा कर रही है, लेकिन उसको उतना ज़्यादा शायद लालू यादव अभी ना दे, क्योंकि जिस तरह के लालू यादव अपना वातावरण तैयार कर रहे हैं, फिर से आरजेडी की ज़मीन को मजबूत करना चाहते हैं। तो ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि ज़्यादातर सीटों पर उनके कैंडिडेट हो। अगर कैंडिडेट ना हो तो कम से कम उनकी पार्टी के लोग ज़रूर लड़े, दूसरी पार्टी के भी अगर हो तो उनके ही सिंबल पर लड़े, ताकि बाद में चुनाव के बाद में कोई स्थिति ना हो। एनडीए में भी कमोबेश यही स्थिति है, लेकिन अब बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई है। 16-16 यानी बराबर सीटों पर जेडीयू और बीजेपी लड़ेगी और बाकी सीटें सहयोगी दलों को दी जा रही है। लेकिन जहां तक एलजेपी की बात थी तो चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में बीजेपी ने चिराग पासवान को चुना और 5 सीटें उनको दे दी। तो अब आप रहिए मेरे साथ, बिल्कुल ये जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जल्दी से जनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जनेंद्र, लेकिन 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो भाई वहां आरजेडी जो है वो सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी और सत्ता में नहीं आ पाया था महागठबंधन। इसके लिए सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस ही मानी गई थी तब। ऐसे में अब जबकि एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से 15 सीटों की मांग की जा रही है, आरजेडी 7 से ज्यादा सीटें देती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या लग रहा है आपको, ये हल कैसे निकलेगा? बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस की जो राष्ट्रीय गठबंधन समिति है उसके प्रमुख मुकुल वासनिक के घर पर बैठक थी, जिसमें कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, बिहार कांग्रेस के प्रभारी थे और इसके अलावा आरजेडी की तरफ से मनोज झा और संजय यादव पहुंचे हुए थे। कांग्रेस के सूत्रों ने मुझे ये बताया है कि कांग्रेस की तरफ से 14 सीटों की मांग रखी गई है, 14 सीटों की सूची आरजेडी को दी गई है। हालांकि देखिए, कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है कि 14 सीटें उसे नहीं मिलने वाली है। कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने मुझे ये संकेत दिए हैं कि 9 सीट पर बात बन सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो पृष्ठभूमि है, जो सवाल आप भी उठा रही हैं कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है वो ज्यादातर सीटें हार गई और ये बड़ी वजह मानी गई महागठबंधन की सरकार ना बनने की। उसकी दलील कांग्रेस ये देती है कि कांग्रेस को वो सीटें आरजेडी ने दी जो कि काफी मुश्किल थी और बीजेपी की मजबूत सीटें थी। और इस चुनाव में ज्यादा सीटें मांगने के पीछे कांग्रेस की यह दलील है कि ये लोकसभा का चुनाव है, आरजेडी जो है वो क्षेत्रीय दल है, कांग्रेस राष्ट्रीय दल है और लोकसभा के चुनाव में लोग राष्ट्रीय दल की तरफ झुकाव रखते हैं। तो इसकी वजह से कांग्रेस जो है वो 14 सीटों की लिस्ट उसने जरूर दी है। ये बड़ा गजब का मामला यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। कहाँ तो ये माना जा रहा था कि जेडीयू के बाहर निकलने के बाद अब जो महागठबंधन है बिहार में, बिहार ही वो राज्य होगा जहां पर सबसे आसानी से जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो उभर कर सामने आ जाएगा। लेकिन यहां पर भी अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी खबर बताते हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब माना जा रहा है लगभग तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 16-16 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान की पार्टी के लिए 5 सीटें रखी गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट, जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट और वीआईपी मुकेश सहनी, अगर बात बन जाती है तो 1 सीट मुकेश सहनी की पार्टी को दी जाएगी। ये वो फॉर्मूला है जो तय किया गया है एनडीए के भीतर बिहार में। ऐसे में प्रकाश, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि अभी तो चिराग पासवान मुकेश सहनी के इंतजार में महागठबंधन था, चिराग पासवान के लिए तो मामला खत्म ही माना जाए, उनकी तो बात पूरी तरीके से एनडीए में बन गई है। 1 सीट मुकेश सहनी एनडीए के साथ रहेंगे या फिर महागठबंधन का दरवाजा खटखटा सकते हैं? प्रकाश, बिल्कुल मेरी सूत्रों से बात हुई है वीआईपी के और उन लोगों का कहना है स्पष्ट कि जहां पर सबसे ज़्यादा उनको बार्गेन मिलेगा, जहां उनका फ़ायदा ज़्यादा होगा, वहां वो जाएंगे। मुकेश सहनी की एक डिमांड है कि जो सहनी
जाति है उसे आरक्षण दिया जाए SC कोटे में। तो ये वो चाहते हैं मुकेश सहनी कि इसका ऐलान चाहे जैसे भी हो, आश्वासन देकर भी हो हो जाए तो उनके लिए आसान होगा NDA में जाना। लेकिन अब तक मुकेश सहनी ने तय नहीं किया। अभी वो फिलहाल उज्जैन में है, महाकाल के दर्शन के लिए गए थे, दिल्ली पहुंचेंगे तो आखिरी वक्त पर ये सब बातें साफ हो जाएंगी कि मुकेश सहनी क्या करने वाले हैं। तो ये जो मामला पेच फंसा हुआ है वो एक सीट के लिए ही फंसा हुआ है। बहुत शुक्रिया प्रकाश कुमार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। राकेश शुक्ला जी, आपको क्या लग रहा है बिहार महागठबंधन वर्सेस NDA और सीट शेयरिंग का ये मामला? देखिए, हर जगह पे कांग्रेस की बलि दी जा रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो 7 सीटें दी जा रही हैं कांग्रेस को, वो क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सपा ने 17 सीटें दी है उस टाइप की सीटें हैं? कांग्रेस का रिकॉर्ड देखिए, 2009 में 37 सीटों पे लड़ी, 2 सीटों पे जीती। 2019 में 9 सीटों पे लड़के 1 सीट जीती और उसका वोटा परसेंट 7.8% है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या गठबंधन में उसी को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा, गठबंधन को ज्वाइंट रखने की जो कोशिशें हो रही उसमें देखिए 26 सीटें, 26 पार्टियां थी इंडिया गठबंधन में, आज मुझे लगता है बची होंगी 21 या 20 पार्टियां बची होंगी। CPI ने भी झारखंड में ऐलान कर दिया है कि सीट बंटवारे में देरी हो रही तो हम अलग चुनाव लड़ेंगे और हम 11 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो इंडिया गठबंधन के अंदर जो मतभेद है और आपसी सहमति नहीं बन पा रही, उसमें सबसे ज्यादा यदि किसी को नुकसान हो रहा है वो नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। आपको क्या लग रहा है मुकेश जी, 2020 से सबक लेते हुए RJD जो है वो कांग्रेस की मांग को किस हद तक मानेगी? मुझे लग रहा है कि ये दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि देखें तो जो सोनिया राहुल हैं एक तरफ और दूसरी तरफ लालू यादव का जो परिवार है, उन दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, एक दूसरे की बहुत अच्छी रिस्पेक्ट भी करते हैं और साथ में बातें मानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव में सीट का तो खींचतान चलता रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा आसानी से इन दोनों की सहमति बनी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सहमति तो लेकिन कुछ 2020 में भी बनी थी ना, लेकिन वो सहमति ऐसी बनी थी कि उसका खमियाजा RJD को इस रूप में उठाना पड़ा था कि खुद सबसे बड़ी पार्टी बनी लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि स्ट्राइक रेट जीत का कांग्रेस पार्टी का बहुत कम रह गया। तो इस बार जिस बात का जिक्र मुकेश जी कर रहे हैं कि सहमति तो बन जाएगी, लेकिन किन शर्तों पर सहमति बनेगी? अक्कू जी, देखिए, जहां तक सहमति की बात है तो इंडिया ने पिछली बार जो आप अभी जिक्र कर रही थी, तो कांग्रेस को जितनी सीट दी गई उससे जो भट्टा हुआ, और बाद में तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने अगर ये सीटें अपने पास रखी होती तो हमको बड़ा फायदा हो सकता था, हमारी सरकार बन सकती थी, लेकिन खैर नहीं हुआ। अब जो समीकरण सामने आ रहे हैं उसमें NDA का गठबंधन एक 50% के आसपास, पुराने हिसाब से अगर आप देखें, जो पुराना होता नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन 19 के हिसाब से देखेंगे तो 50% से आगे चला जा रहा है, 23, 17 और बाकी LJP का मिला के, जबकि इनका RJD का कमज़ोर दिख रहा है इस मामले में। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान RJD को इसलिए होगा क्योंकि RJD चाहते हुए ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है और उसको लड़ने नहीं दिया जाएगा। तो अभी भी उसके पास सीटें जो उसको मिलेंगी किसी दबाव की वजह से, वो बहुत मुश्किल होगा कि वो अपनी पूरी परफॉर्म कर पाए, और खास तौर से ऐसी स्थिति में जब NDA 50% के आसपास पहुंच रही हो। जी देखिए रोमाना जी, ये गठबंधन जब बना था तभी कांग्रेस को ये क्लियर कर देना चाहिए था कि ये एक लोकसभा का चुनाव है और हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, इसलिए लोकसभा में हमारी बैसाखी क्षेत्रीय दल बने। लेकिन ये क्लियर नहीं किया और नतीजा आज क्या है कि क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस को अपनी बैसाखी बनाना चाहते हैं। ठीक है, मैंने आपके शो में पहले भी कहा था, कांग्रेस के सामने 2 विकल्प है जी। आप उन्मुक्त होकर के लड़िए अकेले और कहिए हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, या आप क्षेत्रीय दलों के लिए कंपोस्ट बन जाइए। आज जहां भी जा रहे हैं हर क्षेत्रीय दल कांग्रेस को अपनी बैसाखी बना करके चाह रहा है कि कांग्रेस कहने को साथी हैं, कहने को सहयोगी हैं, लेकिन कुल मिलाकर मुश्किल में वही कांग्रेस को फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पंजाब से आ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। 8 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हालांकि इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से 8 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पंजाब में कर दिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, मीरा कुमार के बेटे ने बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज किया है। मीरा कुमार के बेटे हैं अंशुल, एबीपी न्यूज से कह रहे हैं कांग्रेस विचारधारा के साथ हम जुड़े रहेंगे। आप जानते हैं मीरा कुमार पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार कांग्रेस की बड़ी नेता बिहार से आती हैं और उन्हीं के बेटे
अंशुल, जिन्होंने तमाम अटकलों को खारिज किया है कि कांग्रेस छोड़कर वो लोग कहीं बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। उन्हीं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जैनेंद्र ने। अच्छा, मैं पहले जरा जल्दी से जैनेंद्र का रुख कर लेती हूँ और जैनेंद्र से एक रिएक्शन लेते हैं। जैनेंद्र, जो अटकलें लग रही थी कि बहुत मुमकिन बिहार में वो बड़ी नेता जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा सकती हैं, मीरा कुमार हो सकती हैं, उसी को खारिज कर दिया गया उनके परिवार की तरफ से। बिल्कुल, सासाराम से लेकर पटना तक और पटना से लेकर दिल्ली तक ये चर्चा है कि मीरा कुमार और अंशुल अभिजीत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये खबर थोड़ी देर पहले हमने दिखाई थी, हालांकि नाम नहीं लिया था। इसके बाद हालांकि हमने संपर्क करने की कोशिश की थी अंशुल अभिजीत से भी और मीरा कुमार के नजदीकी सूत्रों से भी। अंशुल अभिजीत ने पहले फोन नहीं उठाया था और मीरा कुमार के नजदीकी सूत्रों ने डिनाई नहीं किया था। खबर चलने के बाद अंशुल अभिजीत ने एबीपी न्यूज को बयान दिया है कि ये खबर जो है वो निराधार है और वो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसी चर्चाओं के पीछे कोई आधार नहीं है। लेकिन देखिए, दो बातें मैं इसके साथ में जरूर बताना चाहूंगा कि मीरा कुमार ने अपनी पार्टी को यह बता दिया है कि न तो वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगी, ना ही उनके बेटे कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा अंशुल अभिजीत कांग्रेस पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट हैं। लंबे समय से वो टीवी पर पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं जा रहे हैं और संकेत मेरे पास तो है कम से कम कि वो संपर्क में है बीजेपी के। हालांकि अंशुल अभिजीत इस बात का खंडन कर रहे हैं, तो हम उनका पक्ष भी दर्शकों को बता रहे हैं कि अंशुल अभिजीत ने बीजेपी में जाने की खबरों का खंडन किया है। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लिए 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है और इसमें आम आदमी पार्टी ने पंजाब में मान सरकार के 5 मंत्रियों को लोकसभा चुनाव में मैदान में उतार दिया है। तो मान सरकार के 5 मंत्री जिन्हें लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है, पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी ने कुल 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इनमें 5 पंजाब सरकार के मंत्री हैं जिन्हें लोकसभा चुनाव मैदान में उतारा गया है। और जिन मंत्रियों को लोकसभा का टिकट दिया गया है उनमें अमृतसर से कुलदीप सिंह धालीवाल, खंडूर साहिब से लालजीत सिंह भुल्लर, संगरूर से गुरमीत सिंह मीठायर, बठिंडा से गुरमीत सिंह खुड़िया, पटियाला से डॉक्टर बलबीर सिंह शामिल हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, मतलब राज्य सरकार के कामकाज को सामने रखकर लोकसभा में भी जनता से वोट की अपील की जा रही है। 5 मान सरकार के मंत्री जिन्हें लोकसभा चुनाव मैदान में उतारा है पार्टी ने। जी, जाहिर तौर पर और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये लगता है, भगवंत मान को ये लगता है कि जो उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो कैबिनेट में हो या फिर अपनी विधानसभा में हो। और यही वजह है कि इस बार इन पर बड़ा दांव खेला है आम आदमी पार्टी ने। एक बड़े चेहरे के तौर पर भी इनको लगता है कि पंजाब में ये इस्टेब्लिश हो चुके हैं, ये जो 5 मंत्रियों को उतारा गया है, तो यही वजह है कि इन पर एक बार फिर से दांव खेला गया है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी सिर्फ 8 ही नामों की घोषणा की गई है, 5 नाम और घोषित किए जाने हैं। सुशील कुमार रिंकू जो जालंधर से अभी आम आदमी पार्टी, मैं आपको रोकूं, तधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, वो मीडिया के सामने हैं, सुनते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको सिलेक्शन कमेटी में रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिए थे, वो नहीं रखा गया और उसके बदले में आज की सरकार की और एक दूसरे मंत्री उनको शामिल किया गया। दूसरा मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री अमित शाह जी, मैं और जो सर्च कमेटी लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल की अगुवाई में हुई थी। मैंने पहले ही ये मीटिंग में शामिल होने की पहले ही मैंने ये मंत्रालय से, मतलब लॉ मिनिस्ट्री से, जब उन्होंने ये संदेश भेजे कि चयन की मीटिंग होगी, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, तो मैंने पहले ही एक शॉर्ट लिस्ट मंगा था। मतलब एक शॉर्ट लिस्ट, मतलब छोटा सा सूची हमें सौंपा जाए, क्योंकि ये चयन की पहले शॉर्ट लिस्ट बनते हैं। मान लीजिए 5-6 व्यक्ति की शॉर्ट लिस्ट बनते हैं,
छोटे सूची बनते हैं। तो मैंने मीटिंग में शामिल होने की पहले ही, अर्थात मतलब यहाँ दिल्ली में पहुँचते ही अगर ये मिल जाते तो हमें जांच पड़ताल करना और ये जो सिलेक्शन कमेटी में जिसको नाम लाया जा रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट अगर होते तो शॉर्ट लिस्ट के बदौलत सारे व्यक्तियों को, सारे जो प्रत्याशियों हैं, इनके बारे में मुझे बारीकी से जानकारी होती। लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिली, क्योंकि मुझे जो सूची दिए गए थे वो मान लीजिए कुल मिलाकर 212 जन की, 212। तो मान लीजिए कल रात में मैं आए हैं दिल्ली, 12 बजे पहुंचे और सुबह 12 बजे हमें पीएम साहब की दफ्तर में चयन करने के लिए जाना पड़े, और इसी बीच रातों रात 212 व्यक्तियों को, उनके बारे में मुझे कैसे बारीकी से जानकारी मिले और कैसे मैं अपना बुद्धि को इस्तेमाल करें। तो मैंने देखा 212 क्या फायदा। दूसरी बात, हमारा जो कमेटी, ये कमेटी की में एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ होम मिनिस्टर, मतलब 2 मंत्री, और मैं एक विपक्ष, मतलब शुरू से ही इस कमेटी में बहुमत सरकार की पक्ष में है। तो इसलिए मैं कहीं ये ना कहें, सरकार जो चाहेगी वही होगी। सरकार की मंशा मुताबिक ये इलेक्शन कमिश्नर उसका चयन होगी। बीच में विनीत गोयल साहब, वो भी रेजिग्नेशन दे डाली, वो भी रिक्त हो गए। पहले पिछले बार ये मीटिंग होने वाला था, उस समय भी हम आए थे, लेकिन डिफॉल्ट हो गई थी, इसको टाला गया था। जो चंदा साहब रिटायर होने के बाद टाला गया था। और विनीत गोयल की जिस ढंग से नियुक्ति हुई थी उस समय, सॉरी अरुण गोयल, विनीत गोयल हमारे वहाँ डीजी है ना, उसके लिए बात था, बंगाल का डीजी थे। तो ये जो गोयल साहब की नियुक्ति के समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी किए थे, आपको शायद याद है, कि लाइटनिंग स्पीड में उनको नियुक्ति किए गए थे, और वैसा ही लाइटनिंग स्पीड में भी वो भी निकल गए, रेजिग्नेशन डाल दिए। एक लाइटनिंग स्पीड में वो आए और डिजिटल स्पीड में वो चले गए, और बीच में हम इधर जाए ना उधर जाए, रिक्त पद लेकर हमें दिक्कत बढ़ गए। वो दिक्कत निपटने के लिए आज हमें जरूरी था कि 2 इलेक्शन कमिश्नर के चयन हो। तो इसमें चयन हुई, एक तो केरल के मिस्टर मोहेश बोल के, और एक पंजाब के मिस्टर संधू बोल के, 2 व्यक्ति। पूरा नाम बताना, पूरा नाम बताते हैं। एक तो बलविंदर संधू होगा, मतलब टाइटल संधू है यार, गणेश, हाँ बलविंदर संधू है, और एक केरल के मिस्टर गणेश कुमार, ओके, एक गणेश कुमार है, जो गणेश जय बाबा गणेश कुमार, अच्छा केरल के है वो, ज्ञानेश कुमार, मतलब यूपी के डोमिसाइल है, लेकिन केरल की ऑफिसर है, केरल के ऑफिसर है। और एक है मतलब बी संधू। तो मैंने ये कहा कि देखिए, कुमार, ओनली कुमार। तो मैंने ये कहा कि देखिए, ये तो होना ही था, जो होना ही था हो रहे हैं, और मैं यूं कि मेरे पास कोई तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, अचानक ये सारी जानकारी आप लोग अभी अभी दे रहे हैं, मीटिंग शुरू होने की 10 मिनट पहले। मैं उतने महाज्ञानी तो नहीं है कि सारे इनको आता पता ढूंढ ले, सारे इनकी बायोडाटा को तलाश करके इनको इंटीग्रिटी क्या है, इनकी तजुर्बा क्या है, इनकी सक्षमता क्या है,
इसको भांपना मेरे लिए असंभव होते हैं। तो मैं इसलिए जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर को मैं मान्यता नहीं देते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति कहीं भी पद पर बैठ सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि किसी के साथ हमारे तो कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो प्रोसीजरल जो लैकूना है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये तो होना ही है। पहले ही पता चल गए थे कि सरकार जिसको चाहेंगे वही होंगे। फिर भी नियमों के आधार पर हमें बुलाए गए तो मैं चले गए, तो इसलिए मैं डिसेंट नोट दे दिया। मैंने बारीकी से सारे डिसेंट नोट दे चुके हैं, क्योंकि 212 जन के नाम मेरे पास थे। वहां जाके देखते 6 नाम, और 6 नामों में सरकार की तरफ से प्रपोजल आई और बहुमत है उनको। मैं क्या करें? मैंने कहा कि भाई मानता नहीं, क्योंकि इस तरीके की इतने बड़े पद, हिंदुस्तान जैसा लोकतंत्र के इतने बड़े पद, और उस पद में जो बैठेंगे उसका चयन और उसके नाम, वो कद्दावर लोगों की नाम अगर मीटिंग शुरू होने की 10 मिनट पहले मेरे हाथ में आए औपचारिकता के लिए, क्योंकि मैं लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी हूं, तो इसमें ज़्यादा कुछ असरदार नहीं होने वाला है। फिर भी आप कह रहे हैं, मैं आ गए हैं, आप करो, मैं इनको विरोध भी करते हैं, ये साफ सुथरा बता दिया। सर, ना आपको बुलाया एक तरीके से औपचारिकता के लिए था, और औपचारिकता फाइनल होगा, तो अब भी आप भी सिर्फ एक औपचारिकता ही मानते हैं इन अपॉइंटमेंट्स को? और क्या सर, ये जो है ज्ञानेश कुमार, बस यही है, यही है। ज्ञानेश कुमार पंजाब काडर से, पंजाब से हैं। लिखो, देखो ना, पीबी संधू भी देखते हैं। तो सर, अब आप औपचारिकता ही मानते हैं? अब आपको विश्वास रहे, जो बात है आप कह रहे हैं कि आपको सिर्फ औपचारिकता के लिए ही बुलाया गया था, और पहले भी तो और क्या हो सकता है? बहुमत तो थे ही, और क्या हो सकता? तीसरी पक्ष तो नहीं है। अगर सीजीआई साहब रहते तो बात कुछ अलग बनते, ये सबको मालूम है। लेकिन गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, आपने वहां अंदर ये बात रखी कि कैसे नामों की लंबी सूची आपको दे दी गई? कहीं वो तो उनकी जवाबदारी दी नहीं है। वो तो सर्च कमेटी की तरफ से अर्जुन मेघवाल थे, वो कह रहे थे कि रात से मैं मेहनत करता हूँ, सुबह भी मेहनत की। मैंने आपकी मेहनत आपकी बात है, हमें तो मेहनत करने की कोई मौका नहीं दिए। उनका कहना है कि हम सारे रात सारे दिन, अर्जुन मेघवाल साथ में 2 सरकार की सेक्रेटरी लेकर ये सारे सिलेक्शन, मतलब ये सर्च कमेटी कुछ 6 नाम निकाले, तो उनके मुझे क्या मायना है? मैं तो उसमें कोई शामिल ना हो सकते ना। सर्च कमेटी में मुझे तो कोई उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनमें मेरा तो कोई योगदान नहीं है, तो मैं क्या, मुझे क्या लेना देना है? कौन से व्यक्ति को कहाँ से ला रहे हो? आपका डिसेंट नोट क्या है सर? आपका डिसेंट नोट क्या है एग्जैक्ट बता दीजिए एक बार। यही तो बता रहे हैं, एग्जैक्ट क्या ये बहुमत है उनका। पहले ही मुझे 212 नाम दिए गए, 10 मिनट पहले 6 नाम दिए जा रहे हैं, और मैं जानती हूं कि ये बहुमत इनके पास है। सीजीआई साहब नहीं है, कानून को तैयार किए गए हैं कि सीजीआई बाहर रहे, हमारे न्यायाधीश बाहर रहे, और वहाँ अंदर अंदर बैठ के सरकार अपने बहुमत की बजाय से अपने चुने हुए अपने पसंदीदा नाम चयन करे। यही तो बात है, संक्षिप्त साथ यही है। दादा, चुनाव आयोग की नियुक्ति पहले भी जो होती रही सरकार ही करती थी। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों में एक टिप्पणी की थी और उसके बाद फिर एक कानून बना, और अब आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की अपनी मनमानी चली, आपको औपचारिकता देखो, मैंने ये प्रक्रिया तो पहले भी होती थी। देखो, अब आप इस पर राजनीति कर रहे हैं। देखो, लोकसभा चुनाव से देखो, मैं कभी नहीं ये कहा कि मनमानी, मैंने प्रोसीजर की बात करते हैं। मैंने ये भी कहा है कि किसी के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है, कोई भी बन सकते हैं, लेकिन लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी की जब बुलाए जाते हैं तो ये सिर्फ औपचारिकता के अलावा और कुछ नहीं लगता है मुझे, इसलिए कि मुझे 10 मिनट पहले ये चयन कमेटी की, सर्च कमेटी की जो 6 नाम निकाले वो सौंपा जाता। मैं उनके बारे में क्या बताऊं? मैं तो कोई उतने बड़ा ज्ञानी नहीं है, मैं तो कोई जादूगर नहीं हूं कि कोई डिटेल दी गई होगी ना दादा आपको? 20 नाम की जो तालिका थी कल रात को दादा आपको कोई डिटेल दी गई कि चलो ज्ञानेश कुमार का ये प्रोफाइल है, आपको बताया गया वहाँ पे? मैं वो तो थे ही फाइल में।
बाकी जो 4 नाम थे दादा, वो 2 पे सरकार आप कह रहे हैं पहले ही बहुमत के साथ डिसीजन हो चुका, उन्होंने बोल दिया। और मतलब एक मंत्री बोलते हैं तो दूसरे मंत्री समर्थन करते हैं, मैं क्या करें। दादा आपने भी कुछ मैंने प्रोसीड्यूरल बात कही दादा, नहीं मैंने कोई नाम नहीं लिया। आपने कुछ नाम दिया? नहीं, मैं अंदाज से कोई अपने नाम में नहीं डालते। जिनके पास जानकारी नहीं है मैं क्यों भला डाले। मैं प्रोसीड्यूरल बात की कि इस तरीके की बुलाने की क्या फायदा। कल रात आए हैं, मैंने दौड़ते अपने क्षेत्र से घर में आके देखता है 12 बजे 212 जन की सूची है, जबकि मैंने पहले ही मांगा था कि मुझे छोटा सूची दिया करो क्योंकि मैं बारीकी से देख पाए। ये तो मेरा मांग ही था पहले ही, और ये मांग मैं औपचारिकता तरीके से किए थे, सरकार से चिट्ठी लिखकर किया था कि शॉर्ट लिस्ट हमें दिया करो। पहले बोल दिया था, मैंने यहाँ आने का पहले ही चिट्ठी लिखकर फॉर्मली सरकार से मांग किया था कि मुझे शॉर्ट लिस्ट दिया करो। तो शॉर्ट लिस्ट का मतलब 212 जन, ये मुझे पता नहीं था। और वहां जाके देखते हैं शॉर्ट लिस्ट 6 जन। मतलब अपनी राय नहीं रख पाए उनके बारे में, आप अपनी राय नहीं रख पाए। कैसे रख पाए? सुखबीर सिंह संधू, मैंने कहा संधू और गणेश। आप दोनों नाम दोबारा बोल दीजिए दादा। दादा डिसेंट आपने रिटर्न में भी कुछ लिख के दिया है, असहमति दर्ज कराई है आपने? दिया। अब दादा एक बारी नाम गलत दिया, क्या हुआ? बोल दीजिए। दिया, दोनों नाम दोबारा बोल। गणेश और संधू। Ganesh. I have a question. You know, tomorrow the election commission, the issue is going to be discussed in the Supreme Court. They have not stayed it, but they are going to hear this matter. Did you tell the Prime Minister and Home Minister that this process is being under challenge and we should wait for the Supreme Court thing? So I cannot say that we should do it. That I cannot dictate upon them. Supreme Court may discuss anything. Supreme Court may debate anything. How can I say that till that Supreme Court judgment has come out, we should be? It is better to wait for that judgment to come. That I cannot say about them, because I have been invited for selecting 2 election commissioners. Okay, but it was a fait accompli that the chosen 2s will be selected. However, I try to intervene in an appropriate manner, so as to bolster the institution named after Election Commission. And that is why, before my arrival in Delhi, I have shot very specifically that a short list of the aspirants should be given to me. They have given me the list, but the list consists of all aspirants, numbering 212. Now you can yourself imagine that in a single night, whether it is humanly possible for me to examine the 212 names to find out the most competent person among them. But the Act says that. So it was fait accompli. But the Act says that you should be given a list of 5 names, 5 for each. But they did not follow that. No. But the issue is, we have been shown, I have been shown 6 names by that argument that it was scrutinized and selected by the search committee. Also, that 6 names was handed over to me. That means I got the 6 names at my disposal. अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे। सरकार की तरफ से ऐलान से पहले अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया के सामने आकर बता दिया है कि चुनाव आयुक्तों को चयन के लिए जो बैठक हो रही थी उसमें 2 नाम पर मोहर लग गई है। नाम भी उन्होंने बता दिया है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। भारत से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, और इस वक्त बड़ी सियासी खबर पंजाब से आ रही है। पटियाला की कांग्रेस सांसद परनीत कौर आज दोपहर 2 बजे, मतलब अब से कुछ ही देर बाद, बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल होने जा रही हैं। परनीत कौर बीजेपी नेता, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं। परनीत कौर 2019 लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर पटियाला से जीती थी और अब परनीत कौर
औपचारिक तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की पटियाला से उम्मीदवार बनने जा रही हैं।